सुनिए कहानी पुनर्नवा। आज नव्या के कॉलेज में वार्षिकोत्सव था। नव्या के बार बार आग्रह करने पर श्रीमती कादम्बिनी राजपूत ने पारितोषिक समारोह में आने का तय कर ही लिया। लेक्चरशिप से त्यागपत्र देने के सालों साल बाद ही उन्होंने किसी कॉलेज में कदम रखा था। उनके पास विशिष्ट अतिथियों वाला आमंत्रण पत्र था। उनके व्यक्तित्व की गरिमा और सौम्यता ने वॉलेंटियर्स का ध्यान खींच लिया था और उनका स्वागत भी विशिष्ट ही हुआ था। फुस-फुस में अपने लिए नव्या की दादी सुनकर कुछ संकुचित भी हुई और कुछ आश्वस्त भी। अच्छा, तो क्या नव्या को सब जानते हैं? उन्होंने तो वर्षों से स्वयं को एक घोंघे की तरह अपने ही कवच में छुपा रखा था। वे आसपास बैठे लोगों को पहचानती भी नहीं थी। स्टूडेंट ऑफ द ईयर के अवार्ड पर नव्या के नाम की घोषणा सुनकर उनका दिल बल्लियों उछल पड़ा। नव्या ने उन्हें पहले से इस खबर की हवा भी नहीं लगने दी थी। वे एकटक देखे जा रही थीं, अपनी ओर शरारती मुस्कुराहट से देखती हुई मंच पर चढ़ती नव्या को। गुलाबी किनारी की श्वेत माहेश्वरी साड़ी, खुले केश, शेवंती के फूलों की वेणी, लंबा छरहरा शरीर और मुख पर भुवन मोहिनी चमक। उसका नाम बार बार सभागार में गूंजता रहा, नव्या नव्या। क्योंकि एक इनाम लेकर पलटती कि दूसरे की पुकार हो जाती, दूसरा ले पलटती तो तीसरे की, और श्रोता और दर्शक लगातार उसी का नाम ले लेकर उन्मत्त से होकर तालियां बजाते रहे, नव्या नव्या नव्या। कादम्बिनी को पूरा विश्वास था अपनी नव्या की कुशाग्रता पर। उन्होंने ही तो उसे अध्ययन को सार्थक बनाने के और चरित्र निर्माण के अनेकों मंत्र दिए थे, वेद उपनिषदों के आधार पर। जब अपने वक्तव्य में नव्या ने इन उपलब्धियों का पूरा श्रेय अपनी दादी माँ को दिया, तब उन्हें लगा कि उनके चिर संतप्त अंतस में कोई शीतल झरना टूट पड़ा हो। कादम्बिनी की भावशून्य आंखें आंतरिक हर्ष से चमक उठीं। जिस चेहरे ने वर्षों से एक गंभीरता का आवरण ओढ़ कर रखा था, वह खुशी से दमकने लगा। अब उनको हर चेहरा खुशगवार नजर आ रहा था। लोगों की हंसी मधुर झनकार सी लग रही थी। सारी बधाइयाँ उन्हें अंतस्तल तक भिगो रही थीं। कार से लौटते समय सड़कों की रोशनी खास जगमगाती हुई लग रही थी। मन हो रहा था कि कार के शीशे उतार कर बाहर की खुली हवा के झोंकों को महसूस करें। नई पीढ़ी के युवक युवतियों का आत्मविश्वास, अपने भविष्य को सुंदर बनाने का संकल्प उन्हें किसी संक्रमण की तरह लग गया था। आशा ही आशा, उमंग ही उमंग, उल्लास ही उल्लास। अपने स्कूल कॉलेज के दिन एक एक कर याद आने लगे और गुदगुदाने लगे। वे स्वयं एक आदर्श छात्रा थीं। अपने ही महाविद्यालय में शिक्षिका बनना उनका स्वप्न भी था और लक्ष्य भी था, और अपनी योग्यता के आधार पर उस पद को उन्होंने प्राप्त भी कर लिया था। शिक्षा दीक्षा पूरी होने पर विवाह भी हो गया एक डॉक्टर साहब से। डॉक्टर कंवर सिंह राजपूत सरकारी नौकरी में थे, पर उनकी तनख्वाह कादम्बिनी से कम थी। बस यही पूरी परेशानी की जड़ बन गई। एक तो कादम्बिनी के पितृकुल की महिमा, फिर कादम्बिनी का आत्मविश्वास से सिर उठाकर खड़ा होना, रोज़ रोज़ घर से बाहर जाना सासू माँ को भाता नहीं था। ऊपर से बहू उनके बेटे से अधिक कमाए, यह तो और भी गवारा नहीं था। अब कादम्बिनी कॉलेज वालों से अपने पैसे तो काटने भूल नहीं सकती थी। सासू माँ को ही समझाती कि जब कंवर जी चिकित्सा के क्षेत्र में जम जाएंगे तो वे अधिक कमाने लगेंगे, पर वे कहाँ मानने वाली थीं। तभी से कादम्बिनी के मन में एक विद्रोह
अंकुरित होता गया। डॉक्टर साहब भी तो यही चाहते थे। अंततः नित्य प्रति की खींचातानी से तंग आकर नौकरी छोड़ दी और अपनी प्रतिभा की उड़ान पर विराम लगा दिया। यह एक टर्निंग पॉइंट था जब उन्हें अवसाद ने दबोच लिया। हताशा का काला साया पड़ गया। अपना व्यक्तित्व अपनी ही दृष्टि में आभा खोने लगा। सुखद दाम्पत्य भी उनके हिस्से में नहीं आया। डॉक्टर साहब ने उन्हें वह सम्मान नहीं दिया जिसकी वे अधिकारिणी थीं। अपने त्याग, अपनी मेधा और अपने गुणों के कारण कादम्बिनी का हृदय जीतने में उनकी सामंतशाही प्रवृत्ति और पुरुष प्रधान अहंकार आड़े आ जाता था। और कभी किन्हीं मृदुल क्षणों में पास आने का प्रयास भी हुआ तो माताजी बीच में आ गईं। यहाँ माताजी हद से अधिक हावी थीं और उधर मायके वाले बिल्कुल अलग थलग। वे पति पत्नी के बीच बोलने तैयार नहीं थे। तुम खुद पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, अपने मसले खुद हल करो। कादम्बिनी को लगता कि इन माँ बेटी की अपनी एक दुनिया थी, वह बेकार बीच में आ गई। इस बीच डॉक्टर साहब को रूस की किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नौकरी मिल गई और वे आनन फानन में विदेश चले गए। कादम्बिनी रह गई माताजी का और अपनी अजन्मा संतान का ध्यान रखने। 2 वर्ष तक डॉक्टर साहब स्वदेश नहीं आए। अपने बेटे पुरस्कार की फ़ोटो डाक से पाकर संतुष्ट हो गए। बच्चे के नाम से कुछ अधिक रुपए ज़रूर भेजने लगे। पति पत्नी के बीच स्नेह का स्रोत और शुष्क होता गया। पत्राचार छूटता गया। संवादहीनता ने दूरियां और बढ़ा दी। सधवा का वेश केवल शिष्टाचार रह गया। डॉक्टर साहब जब माताजी के देहावसान पर आए थे तब उनके सामान में कादम्बिनी ने किसी महिला का चित्र देखा। कादम्बिनी ने जानने का यत्न भी नहीं किया और केवल यह सोचकर कि डॉक्टर साहब के जीवन में कोई और भी है, बिना शिकायत किए उनसे अपना नाता तोड़ लिया। उन्होंने डॉक्टर साहब को इतना भी अधिकार नहीं दिया कि वे अपनी संतान को आर्थिक सहायता दे सकते। पैतृक संपत्ति सहेज समेटकर बेटे को अपने पैरों पर खड़ा किया। उधर डॉक्टर साहब की पार्टनर कुछ समय उनके साथ बिताकर आगे चल दी। जब जब डॉक्टर साहब ने परिवार को साथ पाने की चेष्टा की, मुँह की ही खानी पड़ी। वे विदेश में निपट अकेले रह गए। पुरस्कार का विवाह होते ही एक नया अध्याय जुड़ा। पुत्र वधू श्रद्धा मेधावी, संवेदनशील और सुलझे हुए विचारों की थी। उसने सारा माजरा समझा, लेकिन कादम्बिनी ने अपने चारों ओर जो दीवार खड़ी कर रखी थी उसे भेदना बड़ा कठिन था। फिर भी श्रद्धा ने कहा, माँ जी मेरी बात सुनिए और सोचिए कि आपके मान करने और मुंह फेर लेने से क्या लाभ हुआ। पापा जी जीवन भर परिवार से दूर रहे आए और एकाकीपन ने उनके शरीर को रोगों का घर बना लिया। पुरस्कार उनकी जायज़ औलाद हैं, पर उन्हें अपने पिता के कमाए हुए धन से अपना व्यक्तित्व संवारने का अवसर ही नहीं मिला। आप इतना मान न करती और पापा जी से समझौता कर लेती तो अपने बेटे को ऊंची शिक्षा और आराम की ज़िंदगी दे सकती थी। पुरस्कार को हर समय किसी न किसी अभाव से संघर्ष करना पड़ा। कितनी विसंगतियों से भरा है हम सबका जीवन। आप स्वयं एक शिला के समान निष्प्राण जीवन जीती हैं। आपका त्याग आपका ईगो बन चुका है माँ जी। इस बीमार मानसिकता से बाहर आइए। कादम्बिनी में न तर्क की शक्ति थी और न ही तर्क के लिए ठोस बिंदु। श्रद्धा अक्षरशः सही थी।
चुप रह गईं। अकड़ते तो मुर्दे हैं, तो क्या मन को मारते मारते वे स्वयं भी मृतप्राय हो गई थीं? सच तो है, यदि उन्होंने डॉक्टर साहब का जीवन प्रेम से भर दिया होता और उनके जीवन पर छा गई होती, तो वे क्यों किसी और साथी की तलाश करते? वे चाहती और विवेक से काम लेती तो खुद बदलती और कुछ डॉक्टर साहब को बदलने की चेष्टा करती। रास्ते बनते। यदि नदी पहाड़ नहीं तोड़ पाती तो नया रास्ता बना लेती है, और यदि वहीं पहाड़ से टकराती हुई ठहर जाती है तो नदी नदी नहीं रह जाती, अपना गुण धर्म खो देती है। यही तो उन्होंने किया। वे जो थीं वह नहीं रहीं, संघर्ष नहीं किया, पलायन किया। जितना सोचती अपराध बोध बढ़ता जाता। किसको सजा देना चाहती थीं वे? माताजी को या डॉक्टर साहब को या स्वयं को? पर सज़ा मिली किसे? उनके बेटे को। इसीलिए जब श्रद्धा ने कहा कि वह पुरस्कार के साथ डॉक्टर साहब को भारत लौटा लेने जा रही है, तो विरोध ना कर पाई, बल्कि एक ललक सी भी हुई पति को पाने की, फिर से सुहाग से भर जाने की और एक खुशहाल ज़िंदगी बिताने की। लेकिन डॉक्टर साहब बार बार हुए अपमान से विरक्त हो चुके थे, नहीं लौटे। हाँ, श्रद्धा और पुरस्कार उनके पास आते जाते रहे। देश निकाला कर दंश भोगने पर भी वे संतुष्ट थे कि अपनी संपत्ति पुत्र के हाथों में दे सके। वहीं विदेश में ही पुरस्कार के हाथों पिता का अंतिम संस्कार हो गया। पहले कादम्बिनी ने अपने जीवन से हंसी खुशी को ठुकराया था, बाद में जीवन के आनंद उल्लास ने उन्हें ठुकरा दिया। वे हंसना भूल चुकी थीं। एक कुंठा के साथ जीने का स्वभाव बन चुका था। मानिनी का मान बेमानी हो चुका था। संताप बार बार मिला, पहले अहम से, फिर पछतावे से। इसीलिए पश्चाताप के रूप में उन्होंने नव्या का जीवन उजालों से भरने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। तमसोमा ज्योतिर्गमय। आज नव्या का अद्भुत रूप देखकर ऐसा लगा उन्हें कि जैसे उन पर गंगा जल छिड़क दिया गया हो और उनमें फिर जीवन का संचार हो गया हो। वे समझ गई कि जीवन का सम्मान करना और उसे संवारना एक दायित्व होता है। फिर एक टर्निंग पॉइंट ने द्वार पर दस्तक दी और वे पुनर्नवा हो गईं। पुनर्नवा।